हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की किताबें मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी। क्लास 6 में जो एसएसटी किताब चलती है, क्लास 7th की, 8th की, 9th, 10th, 11th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज से क्लास 12th की बुक की मैं शुरुआत कर रही हूँ। क्लास 11th की जो बुक है उसका भी नाम यही है, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, लेकिन वह भाग 1 है और ये है भाग 2। ये कक्षा 12 में चलती है ये किताब और आप लोगों के एग्जाम के लिए ये किताब पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने क्लास 6 से शुरुआत की थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 12th तक पूरा करवा दूंगी और मैं धीरे धीरे अपना प्रॉमिस पूरा भी कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसमें देख लीजिए कितने लेसन हैं। क्लास 11th की जो बुक है उसमें 5 लेसन थे। मैंने 5 लेसन कंप्लीट करवाए हैं पूरे। जो बड़ा लेसन है उसे 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। इसमें भी 5 लेसन है और ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाती हूँ जो लेसन है उसमें क्या क्या बताया गया है। जो अध्याय 1 है इसका नाम है भारत के विकास की यात्रा सन 1965 से 1984 तक। इसमें बताया गया है। इसमें इसरो के बारे में, बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, प्रथम परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, इन सब के बारे में पहले लेसन में बताया गया है। दूसरा लेसन है भारत के विकास की यात्रा 1985 से 2004 तक। इसमें क्या बताया गया है? चुनाव सुधार, राजनीतिक शुचिता, दल बदल विरोधी कानून, मताधिकार, आयु सीमा में कमी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जवाहर नवोदय विद्यालय, सूचना एवं संचार क्रांति, मंडल आयोग, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, कावेरी जल विवाद, ऑपरेशन शक्ति, कारगिल युद्ध, इन सब के बारे में दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरा जो अध्याय है ये है भारत के विकास की यात्रा सन 2004 से 2019 तक। इसमें सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, मनरेगा 2005, भारतीय विशिष्ट पहचान आधार, शिक्षा का अधिकार 2009, योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग गठन, स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर, इन सब के बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो भारत के विकास की यात्रा 3 अध्यायों में पढ़ाई गई है और सन के हिसाब से बताया गया है। अब नीचे जो चौथा अध्याय लिखा हुआ है इसमें है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। इसमें बताया गया है भूमि सुधार के बारे में, भूदान आंदोलन और गरीबी उन्मूलन के बारे में। और 5वां अध्याय है, ये लास्ट अध्याय है, तो इसमें भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। विदेश नीति के निर्माणक तत्व, गुट निरपेक्षता की नीति, भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा, भारत विदेश संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत सोवियत संघ यानी रूस संबंध। तो इन सब के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो ये किताब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको सभी अध्यायों के बारे में पहले ही बता दिया है कि आप लोग देख सकते हैं कि इस किताब में क्या क्या पढ़ना है। जो क्लास 11th की बुक थी उसमें मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें जो पहला अध्याय है उसमें बताया गया है किस प्रकार से भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, किस प्रकार से भारत ने आजादी प्राप्त की, फिर किस प्रकार से धीरे धीरे विकास के पथ पर आगे बढ़ा। नेहरू जी के विचार उस लेसन में बताए गए हैं। चौथे लेसन में, 5वें लेसन में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ आप 11th की बुक में पढ़ चुके हैं। आज से 12th की बुक शुरू होती है तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं पहले अध्याय पर। पहला अध्याय है भारत के विकास की यात्रा। इसमें सन 1965 से 1984 तक बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसमें विकास के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से भारत ने विकास किया है, विकास की जो यात्रा है
क्योंकि भारत की जो स्थिति थी जब भारत आजाद हुआ था तब भारत एक निर्धन राष्ट्र था। ये आपको मैंने पहले जो लेसन पढ़ाए हैं 11वीं की बुक में, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। भारत की जो स्थिति थी वह बहुत ही ज्यादा खराब हो गई अंग्रेजों के कार्यकाल में। फिर उस स्थिति को सुधार कर भारत ने विकास किया, किस तरीके से किया ये सब इस लेसन में यानी इस बुक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है 27 मई 1964 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और 27 मई 1964 को उनका देहावसान हो गया था। उनके निधन के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 माह भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये लगभग 18 माह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक। लाल बहादुर शास्त्री के बाद शासन सत्ता श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में आई। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी उस समय देश में सूखे की वजह से अनाज की भारी कमी थी, क्योंकि सूखा पड़ गया था, भारत में अनाज उत्पादन नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पर अनाज की भारी कमी थी। श्रीमती गांधी की सरकार ने सन 1969 में बड़ा फैसला लेते हुए 14 बड़े बैंकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मकसद था कि बैंकिंग सेवाएं आम लोगों तक पहुंचे। सन 1971 में श्रीमती गांधी की सरकार भारतीय संविधान में संशोधन कर राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स को खत्म करने में कामयाब हुई। सन 1971 के युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण को श्रीमती इंदिरा गांधी की बड़ी सामरिक और कूटनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। क्या क्या? भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ इसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। तो ये जो उपलब्धियां थी इन्हें इंदिरा गांधी जी की बड़ी और सामरिक कूटनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। श्रीमती गांधी ने सन 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति के कूटनीतिक मंच पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आगे लिखा है आजादी के बाद भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के मद्देनजर उनकी छवि गरीबों की हितैषी के रूप में सामने आई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में सामाजिक न्याय को हासिल करने की दिशा में सन 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बंधुआ मजदूर प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो 1976 में। आगे बढ़ते हैं। तो 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर आगे क्या हुआ? सन 1977 में आम चुनाव में जनता ने श्रीमती गांधी को वापस सत्ता संभालने का अवसर नहीं दिया। इस समय सत्ता शीर्ष पर पहुंचने का सौभाग्य क्रमशः मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को मिला। मोरारजी देसाई ने काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी की तथा परमाणु कार्यक्रमों में सशक्त दिखने वाले अमेरिका की भूमिका को नकारने जैसे साहसिक कदम भी उठाए। लेकिन अल्पकाल के बाद सन 1980 के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ वापस सत्ता में आईं। यानी कि 1977 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी जो थी इन्हें सत्ता संभालने का अवसर नहीं मिला और इस समय अवसर मिला मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को। लेकिन फिर 1980 में आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापस आ गई। सन 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। तो ये आपको याद रखना है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे।
श्रीमती गांधी की राकेश शर्मा से वार्ता का यह अंश बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें श्रीमती गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा नजर आता है। तो अभी आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। अभी कुछ समय से ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाता है शॉर्ट वीडियो में, जिसमें इंदिरा गांधी जी राकेश शर्मा जी से पूछ रही हैं कि अंतरिक्ष से भारत यानी कि हिंदुस्तान कैसा नजर आता है। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है कि इनकी जो वार्ता हुई श्रीमती गांधी की राकेश शर्मा से, ये अंश है, ये बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा नजर आता है। इसके उत्तर में राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पंजाब में पनपे आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए श्रीमती गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्रियान्वयन करवाया, जिसके कारण दुर्भाग्यवश 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी अंगरक्षकों ने ही उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और वह देश के लिए शहीद हो गई। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार क्रियान्वयन करवाया था। कहाँ पर करवाया था? पंजाब में जो आतंकवाद पनप रहा था उसे नियंत्रित करने के लिए। और इसी कारण उनके जो निजी अंगरक्षक थे उन्होंने ही उन पर गोलियां चलाई और गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और वह देश के लिए शहीद हो गई। आगे लिखा है, भारत के विकास की यात्रा 1965 से 1984 तक अध्याय में लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की शासनावधि के कुछ सुनहरे आयामों और कड़े फैसलों की यहाँ चर्चा की जा रही है। चलिए पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले बताया जा रहा है इसरो के बारे में। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का गठन हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रमुख कर्णधार दूरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनको स्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट प्रमोचन केंद्र की स्थापना की। सन 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इनको स्पार का अधिक्रमण किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो के विकास के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। आगे लिखा है, इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए तथा साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ध्येय को सदा बनाए रखा। इस प्रक्रिया में आज इसरो विश्व की छठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गया। इसरो के पास 5 संचार उपग्रह, इनसैट, सुदूर संवेदन, IRS उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भू प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोगी विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, नौवहन, दूर चिकित्सा समर्पित, दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह। यहाँ आप 2 चित्र देख सकते हैं, एक PSLV और एक GSLV यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन उपयोगों के अनुसार संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने में लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोचक प्रणालियां विकसित करना आवश्यक था, जो ध्रुवीय प्रमोचक रॉकेट के रूप में उभरी। प्रतिष्ठित PSLV अपनी विश्वसनीयता एवं लागत प्रभावी होने के कारण विभिन्न देशों के उपग्रहों का सबसे प्रिय वाहक बन गया। कौन बना? PSLV, जिसने पहले कभी ना हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट GSLV को अधिक भारी और अधिक मांग वाले भूतुल्यकाली संचार उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। प्रौद्योगिक क्षमता के अतिरिक्त इसरो ने देश में विज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा में भी योगदान दिया। अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में सुदूर संवेदन, खगोलिकी, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान तथा सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र तथा स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित इसरो के अपने चंद्र तथा अंतर्ग्रही मिशन वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षक को बढ़ावा देते हैं, जो कि विज्ञान को समृद्ध करता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसरो की स्थापना आपको याद रखनी है 1969। इसरो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और जो यहाँ पर बताया गया है महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बताए गए हैं, PSLV के बारे में याद रखना है। ये उपग्रहों को ले जाने वाला वाहन है और जो बड़े और अधिक भारी उपग्रह हैं उनको ले जाने के लिए कौन सा उपग्रह प्रमोचक रॉकेट बनाया गया? GSLV। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भविष्य की तैयारी प्रौद्योगिकी में आधुनिकता बनाए रखने की कुंजी है और इसरो जैसे जैसे देश की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं बढ़ती हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को इष्टतमी बनाने व बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसरो ने भारी वाहक प्रमोचितों, समानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं, पुनरुपयोगी प्रमोचक रॉकेटों, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, एकल तथा दो चरणी कक्ष SSTO एवं TSTO रॉकेट आदि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपयोगी सामग्री का विकास एवं उपयोग किया तथा लगातार इस दिशा में विकास की ओर अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उपग्रह प्रणाली राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकती है, इसरो के समक्ष यह स्पष्ट धारणा थी कि अनुप्रयोग विकास की पहल में अपने स्वयं के उपग्रहों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दिनों में विदेशी उपग्रहों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इसरो के समक्ष यह स्पष्ट धारणा थी कि अनुप्रयोग विकास की पहल में ये प्रतीक्षा नहीं करनी है कि अपने स्वयं के उपग्रह हो। ये प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुरुआती दिनों में क्या किया गया, विदेशी उपग्रहों का प्रयोग किया जा सकता है। इसरो ने ये माना। हालांकि एक पूर्व विकसित उपग्रह प्रणाली के परीक्षण से पहले राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदर्शन माध्यम की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए कुछ नियंत्रित परीक्षणों को आवश्यक माना गया। तदनुसार किसानों के लिए कृषि संबंधी सूचना देने हेतु टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत की गई, जिसकी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। तो टीवी कार्यक्रम एक कृषि दर्शन आता था, ये किसानों के लिए चलाया गया था ताकि किसान कृषि से संबंधित उन्हें जो भी समस्याएं हो वो इस कार्यक्रम के जरिए वह उसका समाधान प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगला तर्कसंगत कदम था उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण, जो वर्ष 1975-76 के दौरान विश्व में सबसे बड़े समाजशास्त्रीय परीक्षण के रूप में सामने आया। इस परीक्षण से 6 राज्यों के 2400 ग्रामों के करीब 2 लाख लोगों को लाभ पहुंचा तथा इससे अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपग्रह STS-6 का प्रयोग करते हुए विकास आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। यानी कि इसमें प्रयोग किया गया अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपग्रह जिसका नाम था ATS-6। इसका प्रयोग करते हुए जो विकास आधारित कार्यक्रम थे उनका प्रसारण किया गया। एक वर्ष में प्राथमिक स्कूलों के 50,000 विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का श्रेय साइट को जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, एक वर्ष में कितने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया? 50,000। तो इसका श्रेय किसे दिया गया? साइट को। यानी कि
उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण। साइट का फुल फॉर्म हिंदी में क्या दिया गया है? उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। साइट के बाद सन 1977 से 79 के दौरान फ्रैंको जर्मन सिम्फोनी उपग्रह का प्रयोग करते हुए इसरो डाक एवं तार विभाग P&T की एक संयुक्त परियोजना उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। दूरदर्शन पर केंद्रित साइट के क्रम में परिकल्पित स्टेप दूरसंचार परीक्षणों के लिए बनाया गया था। स्टेप का उद्देश्य था घरेलू संचार हेतु भूतुल्यकाली उपग्रहों का प्रयोग करते हुए प्रणाली जांच प्रदान करना, विभिन्न भूखंड सुविधाओं के डिजाइन, उत्पादन, स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव में क्षमताओं तथा अनुभव को हासिल करना तथा देश के प्रस्तावित प्रचालनात्मक घरेलू उपग्रह प्रणाली इनसैट के लिए आवश्यक स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना। साइट के बाद खेड़ा संचार परियोजना शुरू की गई, यानी कि KCP। खेड़ा संचार परियोजना का शॉर्ट फॉर्म क्या दिया गया है? KCP, जिसने गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आवश्यकता अनुसार तथा स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया। किसने किया? खेड़ा संचार परियोजना ने। KCP को सन 1984 में कुशल ग्रामीण संचार सक्षमता के लिए यूनेस्को IPDC पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? KCP को। कब किया गया? 1984 में। किस लिए? कुशल ग्रामीण संचार सक्षमता के लिए यूनेस्को IPDC पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अवधि के दौरान भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का विकास किया गया। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। तथा सोवियत रॉकेट का प्रयोग करते हुए 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रमोशन किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, और इसका प्रमोशन कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। दूसरी प्रमुख उपलब्धि थी निम्न भूकक्षा में 40 किलोग्राम को स्थापित करने की क्षमता वाले प्रथम प्रमोचक रॉकेट SLV-3 का विकास करना, जिसकी पहली उड़ान सन 1980 में की गई। तो ये आप याद रखिएगा, SLV-3 की पहली उड़ान कब की गई? 1980 में। SLV-3 कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण रॉकेट डिजाइन, मिशन डिजाइन, सामग्री, हार्डवेयर, संविर्चन, ठोस नोदन प्रौद्योगिकी, नियंत्रण ऊर्जा संयंत्र, उड्डयनिकी, रॉकेट समेकन जांच तथा प्रमोचन प्रचालन के लिए सक्षमता का निर्माण किया गया। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने हेतु उपयुक्त नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के साथ बहुचरणीय रॉकेट प्रणालियों का विकास करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो जो SLV-3 कार्यक्रम था, इसके माध्यम से क्या क्या किया गया? संपूर्ण रॉकेट डिजाइन, मिशन डिजाइन, सामग्री, हार्डवेयर, संविर्चन, ठोस नोदन प्रौद्योगिकी, नियंत्रण ऊर्जा संयंत्र, उड्डयनिकी, रॉकेट समेकन जांच तथा प्रमोचन प्रचालन के लिए क्षमता का निर्माण किया गया। किसके तहत? SLV-3 कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ, और बहुचरणीय रॉकेट प्रणालियों का विकास भी किया गया, और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक के परीक्षणात्मक चरण में प्रयोक्ताओं के लिए सहयोगी भू प्रणालियों के साथ अंतरिक्ष प्रणालियों के डिजाइन, विकास तथा कक्षी प्रबंधन में शुरू से अंत तक क्षमता प्रदर्शन किया गया। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भास्कर 1 एवं 2 ठोस कदम उठाए गए, यानी भास्कर 1 एवं भास्कर 2।
जबकि भावी संचार उपग्रह प्रणाली के लिए एरियन यात्री नीतभार परीक्षण अग्रदूत बना। जटिल संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रॉकेट ASLV के विकास ने नई प्रौद्योगिकियों जैसे स्ट्रैप-ऑन, बल्बस ताप कवच, बंद पास मार्गदर्शिका तथा अंकीय स्व पायलट के प्रयोग को भी प्रदर्शित किया। किसके विकास ने? जटिल संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रॉकेट यानी ASLV के विकास ने। तो इसने नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को भी प्रदर्शित किया है और ये सभी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे स्ट्रैप ऑन, बल्बस ताप कवच, बंद पास मार्गदर्शिका, अंकीय स्व पायलट। इससे जटिल मिशनों हेतु प्रमोचक रॉकेट डिजाइन की कई बारीकियों को जानने का मौका मिला, जिससे PSLV तथा GSLV जैसे प्रचालनात्मक प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण किया जा सका। आगे बढ़ते हैं। 1990 के दशक के प्रचलनात्मक दौर के दौरान दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण किया गया। एक का प्रयोग बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से संचार, प्रसारण एवं मौसम विज्ञान के लिए किया गया तथा दूसरे का सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के लिए। तो 1990 के दशक के दौरान दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण किया गया था। एक का प्रयोग किया गया बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए, और दूसरे का भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के लिए यानी IRS के लिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट PSLV तथा भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक रॉकेट GSLV का विकास तथा प्रचालन इस चरण की विशिष्ट उपलब्धियां थी। तो ये आपको याद रखना है, PSLV और GSLV का विकास इस चरण की प्रमुख उपलब्धियां थी, विशिष्ट उपलब्धियां थी, ये आपको याद रखना है। 1990 के दशक की बात हो रही है। यह विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुए। अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के फलस्वरूप बहुआयामी क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग से भू अवलोकन, उपग्रह संचार, आपदा प्रबंधन, सैटेलाइट नेविगेशन, जलवायु और पर्यावरण अध्ययन आदि क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति हुई। तो इसरो के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है, कब स्थापना हुई, क्या क्या विकास किए गए, ये सब आपने इसमें पढ़ लिया है। अब बताया जा रहा है बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, यानी बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पाकिस्तान का निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। यानी पाकिस्तान का निर्माण किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर, जिसमें इन्होंने कहा था कि अपने धार्मिक विश्वास के कारण भारत के मुसलमान एक अलग कौम है, तो इनके लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के निर्माण ने इस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये भी याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सैनिक संकट फूट पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक अभिजातों ने शीघ्र ही पाकिस्तान के राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमा कर लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव पनपने लगे। परिणाम स्वरूप गुजरते समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जनवाद तथा पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन विकसित करने लगे। इस आंदोलन के साथ समय रहते समझौता करने के बजाय पाकिस्तान के शासक वर्ग ने इसे कुचलने का फैसला किया। यानी कि समझौता नहीं किया, बल्कि शासक वर्ग ने क्या किया कि इस आंदोलन को, यानी जो आंदोलन विकसित हो रहा था, इसे कुचल दिया जाए, जिसने अंततः इस आंदोलन को पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन में बदल दिया। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याहया खान ने स्वतंत्र चुनाव करवाए, जिसमें बंगाल की आवामी लीग
को शेख मुजीबुर खान के लोकप्रिय नेतृत्व के चलते पूर्वी बंगाल की 99% से अधिक सीटें प्राप्त हुई और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। परंतु सेना एवं याहिया खान ने पश्चिमी पाकिस्तान के एक अग्रणी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को अपना समर्थन दिया और आवामी लीग को सरकार बनाने देने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने जब संसदीय प्रावधानों को लागू करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो 25 मार्च 1971 को अचानक एक चाल के चलते हुए याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान पर सैनिक कार्यवाही का आदेश दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए गए और पश्चिमी पाकिस्तान में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाए गए। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आतंक राज की स्थापना की, जिसमें नागरिकों की हत्या, गांव और फसलों को जलाना आदि शामिल था। 6 महीनों तक सेना बलात्कार, यातना, आगजनी, क्रूर हत्याएं तथा अन्य जघन्य अपराध करती रही। कौन करती रही? सेना करती रही 6 महीनों तक। पूर्वी पाकिस्तान की पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने विद्रोह के रूप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आवामी लीग के वे नेता जो कलकत्ता तक भागने में सफल हो गए थे, उन्होंने एक निर्वासित बांग्लादेश सरकार की स्थापना की तथा मुक्त वाहिनी का गठन करते हुए भूमिगत आंदोलन तथा गोरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। न केवल यहाँ के हिंदुओं वरन बड़ी संख्या में मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों को अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल, असम तथा मेघालय में शरण लेने के लिए बाध्य किया गया। नवंबर 1971 तक पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। पूर्वी बंगाल से आए लोगों के लिए भारत में सहानुभूति की एक लहर थी और पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग तीव्र होती जा रही थी। हालांकि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह समझ रही थीं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को टाला जाना मुश्किल है, परंतु वह जल्दबाजी में किसी भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी। यानी कि जो प्रधानमंत्री थीं वह ये तो जानती थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, इसके लिए समय लिया जाना चाहिए। तो वह जल्दबाजी में किसी भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। इस पूरे संकट के दौरान वह न केवल अत्यधिक साहस बल्कि भरपूर सावधानी, सोच विचार और ठंडे दिमाग से की गई गणनाओं के आधार पर काम कर रही थी। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और तौर तरीकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा सके। इंदिरा गांधी की सोच थी कि यदि युद्ध होता है तो उसे भारत द्वारा चुने गए समय पर होना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक कार्यवाही मानसून के दौरान नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में नदियां उफान पर होती हैं। तो मानसून के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में कोई भी सैनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नदियों में बाढ़ आ जाती थी, जिसके चलते बाढ़ की संभावना रहती थी, क्योंकि नदियों में उफान होता था और उफान के चलते क्या आ जाती थी? बाढ़। और उस समय दलदलों को लांघना मुश्किल होता है। सर्दियों में हिमालय के दर्रे बर्फ से ढक जाते हैं, जिससे चीन को अपने सैनिक पाकिस्तान की मदद के लिए भेजकर हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय माहौल को अपनी तरफ करना बहुत जरूरी समझती थी। उन्हें शरणार्थियों के विषय में भारत की आशंकाओं से परिचित कराना भी आवश्यक था और यह बताना भी आवश्यक था कि कैसे वे भारत के ऊपर एक असहाय बोझ डाल रहे हैं, जिससे उसके ऊपर आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों को बिना किसी देरी के वापस लौट जाना चाहिए, परंतु ऐसा तभी किया जा सकता था जबकि पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा शांति और विश्वास का माहौल हासिल किया जा सके, तभी तो शरणार्थी वापस जा सकते थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के कारण इंदिरा गांधी के समय में एक बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आ चुके थे। क्योंकि भारत में उन्हें सराहना मिल रही थी, इसीलिए वो पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ चुके थे, जिससे भारत में पड़ोसी होने के नाते सुविधाएं दी जा रही थीं।
यह पाकिस्तान को बिल्कुल गवारा नहीं था। यानी पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं उन्हें सुविधाएं दे जा रही हैं। ये पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियां देना तक शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी कोशिशें की ताकि कोई हल निकल आए और शरणार्थी वापस घरों को लौट जाए, पर यह संभव नहीं हो सका। फिर वही हुआ जिसका डर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने विरोध को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे पाकिस्तान ने भारत समर्थित युद्ध माना। उनका मानना था कि भारत की सह पर उनका विरोध हो रहा है, यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वह दोषी किसे मान रहा था? भारत को। वह यह कह रहा था कि भारत की सह पर ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं। आगे लिखा है, इसलिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक साहसिक, परिपक्व एवं दृढ़तापूर्ण नेतृत्व का परिचय देते हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार किया तथा पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी। भारत न केवल बांग्लादेश की निर्वासित सरकार की शरण स्थली बना, बल्कि साथ में भारतीय सेना ने भारतीय भूमि पर उन्हें सैनिक प्रशिक्षण तथा मुक्ति वाहिनी को सैनिक साज सामान और पैसे के रूप में सहायता भी प्रदान की। भारत सरकार ने शरणार्थियों को भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधा देने में भी उदारता से काम लिया। हालांकि इससे भारतीय संसाधनों पर भयानक दबाव पड़ा, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने क्या किया? शरणार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में श्रीमती गांधी को समर्थन। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और यहाँ लोग अपने समर्थन को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जहां सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया, वहीं अमेरिका और चीन ने न केवल असहानुभूतिपूर्ण बल्कि भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। यानी कि सोवियत संघ ने तो भारत का समर्थन किया था, लेकिन चीन और अमेरिका ये भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे और समर्थन कर रहे थे पाकिस्तान का। यही बताया भी गया है आगे। भारत के विरोधों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति करता रहा। चीन पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरह था, क्योंकि वस्तुतः वह इसका सहयोगी बन चुका था। युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन द्वारा संभावित हस्तक्षेप के खिलाफ अपने को सुरक्षित करने के लिए भारत ने 9 अगस्त 1971 को शीघ्रतापूर्वक शांति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत सोवियत संधि पर 20 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए। इस संधि में यह प्रावधान था कि किसी देश में सैनिक खतरे के उपस्थित होने के संकेत होने पर तत्काल ही आपसी सलाह मशवरा तथा यथोचित जवाबी कार्रवाई के लिए सहयोग किया जाएगा। इस संधि का भारत की जनता ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया। तो ये आपको याद रखना है, भारत सोवियत संधि पर भारत ने 20 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास अब चरम पर था, जिसकी झलक बीबीसी को दिए गए उनके एक साक्षात्कार में मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात पर निर्भर नहीं हैं कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या हम क्या करें या वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह कि हम क्या करने जा रहे हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। कोई देश हमारी मदद करना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यदि ना भी मिले तो भी हमारे लिए ठीक है।
ये उन्होंने कहा है, किसने कहा है? इंदिरा गांधी ने अपने साक्षात्कार में यानी बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। भारतीय सेना द्वारा 4 दिसंबर 1971 की तिथि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करने हेतु निर्धारित की गई। फिर भी श्रीमती इंदिरा गांधी पहले कदम उठाने में हिचक रही थीं, परंतु इसी समय याहिया खान ने बटन को पहले दबाते हुए उनका काम आसान कर दिया। मुक्ति वाहिनी के गोरिल्ला युद्ध से तथा बांग्लादेश में भारतीय सेना के कदम से परेशान होकर याहिया खान ने पहले हमला कर फायदा उठाने का निश्चय किया और 3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी भारत के सैनिक हवाई अड्डों पर अचानक धावा बोल दिया। वे उम्मीद कर रहे थे कि इससे भारतीय वायुसेना को गंभीर क्षति पहुंचाई जा सकेगी और बांग्लादेश के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया जा सकेगा, परंतु वे अपने दोनों ही उद्देश्यों में असफल रहे। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करते हुए पाकिस्तानी आक्रमण का करारा सैनिक जवाब दिया। आगे लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के विलक्षण नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूरे पूर्वी बंगाल को दौड़ते हुए पार कर इसकी राजधानी ढाका में पाकिस्तानी छावनी को घेर लिया। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में अपने वीटो का प्रयोग किया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देश तटस्थ रहे। अमेरिका ने भारत को आक्रमणकारी देश घोषित कर उसकी सभी आर्थिक मदद बंद कर दी। किसने कर दी बंद? अमेरिका ने भारत को आक्रमणकारी देश घोषित कर दिया और जो आर्थिक मदद थी वह सभी बंद कर दी। भारत पर दबाव डालने के उद्देश्य से अमेरिका ने अपने युद्ध पोत 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना किया, परंतु इंदिरा गांधी ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के नेतृत्व में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 के दिन आत्मसमर्पण करने के लिए भारतीय सेनाओं ने मजबूर कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी के नेतृत्व में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 के दिन आत्मसमर्पण के लिए भारतीय सेनाओं ने मजबूर कर दिया था। ढाका के आत्मसमर्पण के ठीक बाद भारत सरकार ने पश्चिम मोर्चे पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने तुरंत युद्ध विराम को सहज स्वीकार कर लिया और शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया, जो बांग्लादेश में सत्तारूढ़ हुए। आगे लिखा है, युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध विराम लागू हो चुका था। भारत के पास अब भी 90,000 युद्धबंदी और पाकिस्तानी भूभाग का करीब करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जे में था। पाकिस्तान ने अभी तक बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी। इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में किया गया समझौता एक स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। 3 जुलाई 1972 को दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यदि पूछ लिया जाए कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो जुलाई 1972 में। दोनों देशों ने अपने आपसी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा बिना किसी बाहरी शक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के आपस में सुलझाने को सहमत हुए। पाकिस्तान ने भी अगस्त 1973 में बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। आगे लिखा है, वैसे तो हर युद्ध की तरह इस युद्ध में भी सेना के सैकड़ों जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन इनमें से भी कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई। पहला नाम था अल्बर्ट एक का, जिन्होंने दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी इकाई के साथियों की रक्षा की। युद्ध के दौरान वो घायल हुए और 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। मृत्यु के बाद सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा, यानी
सैनिक तो सैकड़ों शहीद हुए थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई थी। तो उन्हीं लोगों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो अल्बर्ट एक्का जो थे, इन्हें मृत्यु के बाद सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा था, ये आप याद रखिएगा। दूसरा नाम था मेजर होशियार सिंह, जिन्होंने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल मोर्चा फतेह किया था। उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी कड़ी में लेफ्टिनेंट आरोड़ क्षेत्रपाल, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, निर्मलजीत सिंह, सेखों चेवांग रिंचौन एवं महेंद्र नाथ मुल्ला जैसे कुछ और प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने इस युद्ध में पाक को करारी हार देकर विजय की नई परिभाषा गढ़ी। सन 1971 में पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश आजाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान अपनी रिहाई के बाद ढाका जाते समय भारत रुके। उनके स्वागत समारोह में भारत की भूमिका बयां करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो कहा वह उल्लेखनीय है। क्या कहा श्रीमती इंदिरा गांधी ने? मैंने कहा था कि ये शरणार्थी अपने घर पुनः लौटेंगे। हम मुक्ति वाहिनी और बांग्लाजन की हर तरह से सहायता करेंगे। हमने शेख साहब को मुक्त कराने का भी व्रत लिया था। ये तीनों ही वायदे पूरे कर दिए हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने भी भारत के प्रति अपने आभार को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं। उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बांग्लादेश का निर्माण कैसा हुआ, इसके बारे में आपने डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब लिखा है प्रथम परमाणु परीक्षण के बारे में। बड़ा लेसन है, तो जल्दी जल्दी से इनको पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए प्रथम परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। कब हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा की समस्त कार्यविधियों की कार्यकारी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना सन 1954 में हुई थी। और ये आपको याद रखना है, यह संस्था सन 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री की निगरानी में किया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए सन 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह तय किया गया कि परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्युत उत्पादन, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग, कृषि अनुसंधान, उद्योग, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं तकनीकी मानव संसाधन, कच्चा माल प्रसंस्करण, प्रविधि जानकारी, नाभिकीय घटकों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन क्षमता का विकास करने आदि के क्षेत्रों में किया गया, जिससे इन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके। यानी आगे लिखा है, भारत ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। भाभा भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये आपको याद रखना है। भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत के अंग्रेजों से आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के काबिल हाथों में सौंपी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने वैज्ञानिक शोध का विकास करेगा और मुझे उम्मीद है कि भारतीय वैज्ञानिक रचनात्मक प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करेंगे। आज से लगभग आधी सदी पूर्व भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ये करिश्मा कर दिखाया था।
भारत के इस परमाणु विस्फोट से अमेरिका तक हैरान था। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद सन 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तब परमाणु कार्यक्रम का विस्तार तेजी से हुआ तथा नए उत्साह के साथ इस क्षेत्र में कई नई शुरुआत हुई। होमी एन सेठना एक रासायनिक इंजीनियर थे। इन्होंने प्लूटोनियम ग्रेड हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने पूरे परमाणु डिवाइस का डिजाइन और निर्माण करवाया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। सन 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां के वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की मौखिक इजाजत दी। यहाँ आप इस चित्र में भी देख सकते हैं इंदिरा गांधी पोखरण में। भारत ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण 1, जिसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा है, 18 मई 1974 को किया था। परीक्षण में प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया। परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर, राजस्थान में, तो ये भी याद रखिएगा। इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। यह परीक्षण सैन्य स्थल पोखरण टेस्ट रेंज में सेना के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में किया गया। इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी एन सेठना थे, जबकि बार्क के प्रमुख डॉक्टर राजा रमन्ना थे। ये दोनों वैज्ञानिक इस प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। तो दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। पोखरण प्रथम इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। तो ये आपको याद रखना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा ये भारत द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। तो ये भी याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में कूटनीति मंच पर महाशक्तियों के समक्ष भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। यह विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की शतरंज के लिए एक मोहरा था। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। कहाँ किया गया? पोखरण में। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में। लिखा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। यह उन्हीं के प्रयत्नों का ही परिणाम है। भारत आज खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है और खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहा है। हरित क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण कार्यक्रम ने डॉक्टर स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। देश में कृषि के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। किसी भी समाज के लिए खाद्य सुरक्षा एक अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी को संज्ञान में रखते हुए यह कहा जाता है कि कहीं भी होने वाली खाद्य असुरक्षा सर्वव्यापी शांति के लिए खतरा है। आगे लिखा है, भारत सदैव से अकाल एवं सूखे का देश रहा है। भारत में 11वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य 14 अभिलेखित अकाल हुए। कब से कब तक? 11वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य।
अंतिम प्रमुख अकाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक 4 वर्ष पूर्व सन 1943 में बंगाल में पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1966 में बिहार का अकाल एवं सन 1970 से 73 में महाराष्ट्र तथा सन 1979 से 80 में पश्चिम बंगाल सूखा पड़ा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत में कृषि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। अतः यह स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र भारत की कार्यसूची में प्रमुख मुद्दा बना। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय समस्त व्यक्तियों की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार के प्रति भौतिक एवं आर्थिक पहुंच से है, जिसके माध्यम से वे एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन निर्वाह के लिए अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं: खाद्यान्न की भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक पहुंच एवं खाद्य उपभोग। तो खाद्य सुरक्षा के ये 3 स्तंभ आपको याद रखने हैं: खाद्यान्न की भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक पहुंच और खाद्य उपभोग। ये तीनों स्तंभ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं खतरे ने जहां एक और 1970 के दशक के मध्य में हरित क्रांति को जन्म दिया, स्व पर्याप्तता की उपलब्धि एवं खाद्य आधिक्य की दशा प्रदान की, तथा वहीं दूसरी ओर सरकार ने व्यापारियों द्वारा स्वयं के लाभार्जन के लिए खाद्य संचय पर रोक लगाने के लिए अधिनियमों द्वारा नकेल लगाने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय कृषि परंपरागत जीवन निर्वाह क्रिया से परिवर्तित होकर आधुनिक बहुआयामी उद्यम बन गई। तो सरकार ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। जो व्यापारी थे उनके द्वारा स्वयं का जो लाभ किया जाता था और खाद्य संचय किया जाता था, इसके ऊपर रोक लगा दी गई और अधिनियमों द्वारा नकेल लगाने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने हरित क्रांति की तकनीकों का तीव्रता से प्रसार किया। सौभाग्यवश आज के भारत में इस प्रकार की खाद्य असुरक्षा नहीं है। सन 1967-68 से सन 1977-78 के मध्य हरित क्रांति के तीव्रतम प्रसार ने भारत को खाद्य अपर्याप्य राष्ट्र से विश्व के प्रमुख कृषि राष्ट्रों में स्थान प्रदान करवाया। भारत उन कुछ राष्ट्रों में से एक है जहां हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की सफलतम यात्रा के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। तो हरित क्रांति की सफलता यात्रा के जो तथ्य हैं वो नीचे दर्शाए गए हैं। पंद्रह अग्रणी कृषि उत्पादक निर्यातकों में से एक है। कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे तिलहन, चावल, विशेषकर बासमती चावल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें विशेषकर बासमती चावल की बात हो रही है। कपास इत्यादि में भारत की निर्यातक क्षमता प्रशंसनीय है। भारत का कृषि निर्यात संपूर्ण विश्व के व्यापार का 2.6% है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात सन 2008-2009 में 9.10% से सन 2012-13 में 14.10% हो गया। भारत के कृषि एवं सहायक क्षेत्रों ने सकल घरेलू उत्पाद में सन 2009-10, सन 2010 से 11, सन 2011 से 12, सन 2012 से 13 एवं सन 2013 से 14 में क्रमशः 14.6%, 14.56%, 14.4%, 13.9% एवं 13.9% का योगदान दिया। कुल खेतीहर क्षेत्रफल 198.9 मिलियन हेक्टेयर है। भारत के कृषि उत्पाद निर्यातों में सन 2011 से 12, सन 2012 से 13 के मध्य 24% की बढ़त हुई है। कुल निर्यातों में कृषि उत्पाद निर्यात का प्रतिशत सन 2011-12 में 12.8% से बढ़कर सन 2012-13 में 13.1% हो गया। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता सन 1951 में 349.9 ग्राम से बढ़कर 2011 में 462.9 ग्राम हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है।
भारतीय कृषि नवीन युग में अनेक क्षेत्रों में विविधीकृत हो गई है, जैसे बागवानी, फूलवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि। यानी भारत में औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, लेकिन कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, भारतीय मानसून की प्रकृति अत्यधिक अनिश्चित एवं अनियमित है। ऐसे में HYV बीजों को सिंचाई की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इन बीजों से फसल प्राप्ति हेतु समय समय पर उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग वांछनीय है। अतः सिंचाई साधनों के लिए नहर सिंचाई, पंप सेट, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट फंड इत्यादि साधनों के विकास एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में खाद्यान्नों का कुल सिंचित क्षेत्र सन 1971-71 में मात्र 24.1% था, जो अब बढ़कर 48.3% हो गया, यानी कि दुगना हो गया। कृषि व्यापार विकास एवं सहायता कानून 1954 यानी कि एग्रीकल्चरल ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंस एक्ट 1954 पर अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. आइजनहावर ने हस्ताक्षर किए थे, जो एक शांति के लिए भोजन कार्यक्रम था, यानी फूड फॉर पीस प्रोग्राम। तो ये आप याद रखिएगा, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। सामान्यतः यह कानून पब्लिक लॉ 480 या PL 480 के नाम से जाना जाता है, यानी पब्लिक लॉ 480 या PL 480 के नाम से जाना जाता है। PL 480 अमेरिकी राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को रियायती एवं अनुदान शर्तों पर अधिशेष वस्तुओं के लदान हेतु अधिकृत करता है, यानी शिपमेंट हेतु। इस कानून के तहत अमेरिकी भोजन का उपयोग विशेष विदेशी सहायता के लिए किया जा सकता है, यानी US फूड कैन बी यूज्ड फॉर ओवरसीज एड। भारत ने PL 480 योजना के तहत सन 1956 से अमेरिका से आयात करना शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है, भारत ने PL 480 योजना के तहत ही 1956 से अमेरिका से आयात करना शुरू किया है। ऐसे परिदृश्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न में आत्मपूर्णता की नीति विदेश नीति की जरूरत बन जाती है। नई कृषि रणनीति पूर्णता अमल में लाई जाने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी ने, जो शास्त्री जी के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनी थी, भारतीय कृषि की एक नई रणनीति को तैयार करने और इसे अमल में लाने में पूरा समर्थन दिया। हरित क्रांति ने भारत को अनाज की कमी वाले देश से, जिसमें खाने के लाले पड़े रहते थे, एक ऐसे देश में बदल दिया जो आत्मनिर्भर और आत्म संतुष्ट हो गया। क्योंकि भारत की स्थिति कैसी हो गई थी? अंग्रेजों के साम्राज्य में निर्धन राष्ट्र हो गया था, यहाँ लोग भूखे मर रहे थे। तो हरित क्रांति ने क्या किया? भारत में अनाज की कमी को दूर कर दिया, क्योंकि भारत अनाज की कमी वाला देश था जिसमें खाने के लाले पड़े रहते थे। तो भारत को एक ऐसे देश में बदल दिया जो आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट हो गया। यहाँ तक कि अनाज इकट्ठा भी होने लगा। यह परिवर्तन उन महत्वपूर्ण तकनीकी सुधारों का नतीजा था जो खास तौर पर 60 के दशक के मध्य से भारतीय कृषि में अपनाए गए। तो हरित क्रांति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सन 1960-61 में एक कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के 7 चुने हुए जिलों में अपनाया गया। वर्ष 1960-61 में 3 जिलों एवं वर्ष 1962-63 में 4 जिलों में इसकी शुरुआत हुई। इन 7 जिलों में राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था। और आप लोगों को यही याद रखना है, आपका एग्जाम राजस्थान का है, तो आपको राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो याद रखने हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना
एवं केंद्रित प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था। तो इसमें राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था, ये आप याद रखिएगा। और ये 7 जिलों में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। भारत में सन 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने संस्करण द्वारा गेहूं की अधिक उपज देने वाली नई नई प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता 60 से 65 क्विंटल थी। ऐसी स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही। फलस्वरूप देश में 1960 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके चलते देश ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को तो है ही, साथ ही भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं और इसका श्रेय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को है, ये भी याद रखिएगा। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे, ये भी याद रखिएगा। ये कृषि वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखिए। और कहाँ के थे? अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल की अच्छी किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, मिट्टी के प्रयोग की सुविधाएं, कृषि शिक्षा कार्यक्रम, संस्थागत कर्जे, ट्रैक्टर, पंप इत्यादि जैसी सुविधाएं इन क्षेत्रों को दी गई, जहां सिंचाई एवं प्राकृतिक तथा अन्य किस्म की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध थी। कृषि में सरकारी निवेश काफी बढ़ गया। खेती को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद सन 1968 से 1973 के बीच दोगुनी हो गई। कृषि मूल्य आयोग की कोशिश यह रही कि किसान के लिए निरंतर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारंटी भी दी जाए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धि, भोजन की कीमतों में तुलनात्मक कमी, कृषि तथा गैर कृषि रोजगार पैदा करने, वेतन में वृद्धि इत्यादि के जरिए दिखाई पड़ती है। भारतीय जनसंख्या का काफी बड़ा भाग 2/3 से भी अधिक आज भी खेती पर निर्भर है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। अभी भी नई तकनीकी से गेहूं में 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्का में 3.5 गुना, ज्वार में 5 गुना, बाजरा में 5.5 गुना उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। तो हरित क्रांति के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है और हरित क्रांति के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। भारत में जहां अनाज की इतनी कमी थी, अब भारत अनाज से संपन्न हो गया था। अनाज को भंडारित भी किया जाने लगा था और भारत में प्रति व्यक्ति जो अनाज था वह भी बढ़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है श्वेत क्रांति के बारे में। लिखा है दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहाँ आप चित्र में इन्हें देख भी सकते हैं, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। सन 1964-65 में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया। कालांतर में श्वेत क्रांति की गति अधिक तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB द्वारा सन 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। तो ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया।
बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। तो इसीलिए ये कार्यक्रम अपनाया गया था। आगे लिखा है, सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरियों में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैराज से अमूल की शुरुआत की। अमूल तो आप लोग जानते ही हैं। कुरियन का सपना था कि देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारनी चाहिए। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति की शुरुआत की। उस समय डेयरी उद्योग पर निजी लोगों का कब्जा था। उन्होंने ज्ञान और प्रबंधन पर आधारित संस्थाओं का विकास किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात में वर्ष 1946 में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। कब की? 1946 में 2 गांवों को सदस्य बनाकर। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 16,100 है। इस संघ ने 32 लाख दुग्ध उत्पादक इस संघ से 32 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। अब ये आपको याद रखना है, भैंस के दूध से पाउडर का इन्होंने निर्माण किया था और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। यानी दूध से पाउडर का निर्माण तो किया जाता था, लेकिन गाय के दूध से किया जाता था। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले वर्गीज कुरियन पहले व्यक्ति थे। आगे लिखा है, डॉक्टर वर्गीज का जीवन सहकारिता के माध्यम से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने पर समर्पित था। उन्होंने सन 1949 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इस डेयरी की स्थापना की गई। बाद में पटेल ने कुरियन को एक डेयरी प्रसंस्करण उद्योग बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां से जन्म हुआ अमूल का। अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का गठन किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। ये आपको याद रखना है, सन 1970 में की गई ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने सन 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। 60 के दशक में भारत में दूध की खपत जहां 2 करोड़ टन थी, वहीं सन 2011 में यह 12.2 करोड़ टन पहुंच गई। सन 1965 के बाद 33 वर्षों में उनके बनाए सहकारिता पर आधारित अमूल मॉडल का अनुकरण पूरे देश में किया गया। कुरियन सन 1965 से 1998 तक एनडीडीबी के संस्थापक प्रमुख, सन 1973 से 2006 तक गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और सन 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966, पद्म विभूषण 1999 से सम्मानित किया। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1963, कार्नेगी वाटलर विश्व शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989, कृषि रत्न 1986 और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु कृषि
विश्वविद्यालय समेत कई संस्थाओं ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। आगे लिखा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की कहानी भी लिखी थी, जिसे करीब 5 लाख किसानों ने वित्तीय सहायता दी। विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन के लिए अमूल मॉडल को चिन्हित किया। अमूल मॉडल को व्यापक और लोकप्रिय बनाने में डॉक्टर वर्गीज की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं अमूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, नेहरू अमूल के उद्घाटन के अवसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दूध की नदी अभियान आरंभ किया, जो आनंद के अनुभवों को अन्य जगहों में लागू करने की कोशिश थी। अभियान के फलस्वरूप दूध की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई। इस कारण दुग्ध उत्पादकों की आय में भी भारी वृद्धि हुई, खासकर गरीबों की। गांवों के अध्ययन से पता चलता है कि डेयरी का काम किसान का एक महत्वपूर्ण काम बनता जा रहा है। कुछ मामलों में तो यह आय का प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। इस प्रकार दुग्ध सहकार एक महत्वपूर्ण गरीबी निवारण कदम साबित हो रहा है। दुग्ध अभियान और डेयरी प्रसार का एक नतीजा स्थानीय डेयरी सामान उत्पादन उद्योग का प्रसार रहा। दुग्ध अभियान के फलस्वरूप दुग्ध सहकारों का प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर या उनकी शिक्षा पर बढ़ गया। इस आंदोलन के जरिए महिला शक्ति बढ़ाने की संभावना को देखते हुए दूध की नदी अभियान ने सेवा जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला डेयरी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की। इसमें सिर्फ महिलाएं ही सदस्य होती हैं और प्रबंधन समितियों में भी सिर्फ वे ही होते हैं। दूध से आ रही आय पर अधिकार के जरिए महिलाओं को अपना जीवन तय करने में अधिक आजादी मिलती है। साथ ही वे घर से बाहर निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग ले पाती हैं और इस प्रकार उनकी प्रबंधन एवं नेतृत्वकारी क्षमताओं को विकसित करने का पूरा मौका मिलता है। तो दूध की नदी अभियान ने सेवा जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की थी। इसमें सिर्फ महिला सदस्य ही होती हैं और प्रबंधन समितियों में सिर्फ वे ही होती हैं और दूध से जो आय प्राप्त होती है उस पर भी महिलाओं का अधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण प्रथम। राष्ट्रीय डेयरी योजना दुधारू पशुओं की नस्लें सुधार कर बढ़िया नस्ल के बछड़े पैदा करने तथा ऐसे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक 15 वर्षीय केंद्रीय परियोजना है। इस परियोजना के सन 2011-12 से 2018-19 के पहले चरण यानी एनडीपी फर्स्ट का शुभारंभ सन 2012 में आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, के मुख्यालय से किया गया। आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2016-17 के 16.54 करोड़ टन की तुलना में वर्ष 2017-18 में देश में दूध उत्पादन 6.7% बढ़कर 17.64 करोड़ टन हो गया। यह वृद्धि विश्व के दूध उत्पादन की औसत वृद्धि दर से कहीं अधिक है। वर्ष 2016-17 में देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 351 ग्राम थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 374 ग्राम पहुंच गई। यानी 2016-17 में कितनी थी? 351 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और 2017-18 में कितनी हो गई? 374 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतः श्वेत क्रांति आजादी के बाद भारत के प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इस प्रयोग का आम आदमी के जीवन स्तर पर प्रभाव का उदाहरण सन 1985 में आनंद के पास गांव के एक गरीब किसान द्वारा किया गया।
दिया गया यह वक्तव्य है। यह गुजरात का सौभाग्य है कि उसके पास एक कुरियन है, यानी कि वर्गीज कुरियन। यदि ईश्वर भारत के प्रत्येक राज्य को एक एक कुरियन दे दे तो देश की समस्याएं ही हल हो जाएंगी। ये एक किसान का वक्तव्य यहाँ दिया गया है। तो किसान ने क्या कहा था कि गुजरात का सौभाग्य है कि उनके पास कुरियन है और प्रत्येक राज्य को एक एक कुरियन दे दे ईश्वर तो देश की समस्याएं हल हो जाएंगी। अब यहाँ पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताया गया है। काफी बड़ा लेसन है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। जरूरी नहीं है आप वीडियो को एक ही बार में देख लें, आप लोग इसे पार्ट में देख लीजिएगा। पहले आधा देख लीजिएगा, फिर आधा पार्ट बाद में देख लीजिएगा। वीडियो तो पूरा मैंने एक ही बना दिया है, लेकिन आप लोग इसे 2 बार में देख सकते हैं, 3 बार में देख सकते हैं। बस धैर्य बनाए रखिए, पढ़ना तो है ही आप लोगों को और जानकारी भी बहुत जरूरी है इन सब के बारे में। चलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ष 2019 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब हो गए हैं? 2019 में। 19 जुलाई 2069 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के शीर्ष 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया। सन 1969 के बाद सन 1980 में दोबारा 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। उस समय देश के बड़े औद्योगिक घराने इन बैंकों का संचालन करते थे। 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बेहद जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। बैंक साख प्रदान करने के सशक्त संस्थान और बचत के संरक्षक हैं। वे जमा के माध्यम से समुदाय के सभी वर्गों के संसाधन जुटाते हैं और ऋण देने के माध्यम से उद्योगों और अन्य को सहायता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री के तुरंत बाद भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग उठी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण इस आंदोलन का पहला सफल कदम था। अब यहाँ से आपको यह क्या याद रखना है? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी आरबीआई की, और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। सन 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी पारित हुआ। कब? 1949 में। यह देखा गया कि भारतीय वाणिज्य बैंकिंग की वृद्धि बहुत धीमी और कई मामलों में काफी कम थी। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से बड़े और व्यापारिक घरानों द्वारा प्रतिबंधित किए जाते थे। परिणाम स्वरूप धन और आर्थिक शक्तियों की एकाग्रता कुछ लोगों के हाथ में ही थी। बैंक के निदेशक बड़े व्यावसायिक घरानों से संबंधित थे। उन्होंने उन कंपनियों को जिनमें उनके हित थे ऋण प्रदान करके बैंकों के संसाधनों का दुरुपयोग किया। यानी कि जो बैंक के निदेशक थे ये बड़े व्यावसायिक घरानों से संबंधित थे और उन कंपनियों को ऋण प्रदान करते थे जिनमें उनका हित है, और बैंक के जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग कर रहे थे। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति अत्यधिक भेदभावपूर्ण थी। उन्होंने कृषि, लघु उद्योग, निर्यात आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया। बैंक वित्त का कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, सट्टा आदि में भी दुरुपयोग किया गया। इन कमियों को दूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की संरचना और कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। इस संबंध में सन 1967 में कांग्रेस सरकार द्वारा बैंकों का सामाजिक नियंत्रण के रूप में वर्णित एक नई बैंकिंग नीति शुरू की गई। कब की गई? 1967 में। किसके द्वारा? कांग्रेस सरकार द्वारा। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सामाजिक रूप से वांछनीय क्षेत्रों के लिए जमा और ऋण के आवंटन में राज्य के प्रभावी मार्गदर्शन में बैंकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे बड़े पैमाने पर राष्ट्र निर्माण हेतु इच्छित क्षेत्रों में सुधार को बल मिल सके। सरकार द्वारा जब सन 1967 में बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की योजना शुरू की गई, तब तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मानना था कि अकेले सामाजिक नियंत्रण के उपाय ही प्रभावी रूप से उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को विनियमित करना था, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूलतम विकास दर प्राप्त हो सके तथा इसके साथ साथ एक ही समय में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति एवं संसाधनों के दुरुपयोग को रोका भी जा सके। सरकार ने बैंकिंग को अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक गतिशील और आम आदमी के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाए। यहाँ ये एक चित्र आप देख सकते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और यहाँ पर देश में 85% बैंक डिपॉजिट पर इनका नियंत्रण था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ही नेशनलाइज बैंक था। भारत में हर साल 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, सामाजिक नियंत्रण के अकेले उपाय वांछित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त नहीं थे। इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये बैंक अग्रलिखित है। कौन कौन से हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 14 बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण किया। ये बैंक निम्नलिखित हैं। तो 1980 में इनका अधिग्रहण किया गया है। 6 बैंकें हैं, कौन कौन सी? आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो तर्क दिए थे वे इस प्रकार है। क्या तर्क दिए उन्होंने? बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण समाप्त करना, कृषि कार्य, लघु उद्योगों और निर्यात आधारित व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में साख या ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, बैंक प्रबंधन को पेशेवर रूप देना, उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ साथ बैंक कर्मचारियों की सेवा की उचित शर्तें प्रदान करना। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये तर्क दिए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताए गए हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ प्रमुख कारण। सबसे पहले लिखा है राजस्व से जुड़ा मुद्दा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार राजस्व के रूप में बैंकों के सभी बड़े लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगी। नागरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा क्या है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी। परिणाम स्वरूप जनता बहुत तेजी से बड़ी राशि बैंकों में जमा करेगी, क्योंकि जब जनता बैंकों में धनराशि जमा करेगी तो इससे उसे लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो जनता बड़े पैमाने पर राशि को बैंकों में जमा करेगी। आगे लिखा है एकाधिकार को खत्म करने का मुद्दा। तो भारत के सभी प्रमुख निजी बैंकों के एक बड़े व्यापारिक घराने या अन्य द्वारा उनमें से कुछ द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता था। अतः एकाधिकार उद्यम के प्रसार को रोकने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण वांछनीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कारण लिखा है वह लिखा है उपयोग आधारित अनियमितताओं का मुद्दा। वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय संसाधनों का लाभ बड़े पैमाने पर बड़े व्यवसाय में चला गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पादन उद्देश्यों के लिए बैंक संसाधनों के विकास में एवं आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी और प्रोत्साहन को समाप्त करके मूल्य स्तरों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। साख से जुड़ा मुद्दा क्या है? निजी वाणिज्यिक बैंकों ने अपने संसाधनों के वित्त पोषण के लिए छोटे व्यापारियों और कृषकों की बजाय थोक व्यापार और मध्यम एवं बड़े उद्योग जैसे संगठित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी।
इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। बैंक ऋण उद्देश्य उन्मुख नहीं थे, बल्कि व्यक्ति उन्मुख या संपार्श्विक उन्मुख थे। तो जो निजी वाणिज्यिक बैंक थे, इन्होंने क्या किया, अपने संसाधनों के वित्त पोषण के लिए छोटे व्यापारियों और कृषकों को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि जो बड़े व्यापारी थे, थोक व्यापार और मध्यम और बड़े उद्योग जैसे संगठित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना था। ये जो बैंक थे, निजी वाणिज्यिक बैंक, ये ऋण उद्देश्य उन्मुख नहीं थे, बल्कि व्यक्ति उन्मुख और संपार्श्विक उन्मुख थे। अगला कारण लिखा है प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास का मुद्दा। निजी बैंकों ने राष्ट्रीय हित और प्राथमिकता क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से बैंक ऋण नहीं दिया। जरूरतमंद किसानों या छोटे स्तर के उद्योगपतियों या नए उद्यमियों को बैंक ऋण नहीं दिया गया। ये जो निजी बैंक थे, ये सिर्फ अपना मुनाफा देखते थे। जिसको आवश्यकता होती थी, जो जरूरतमंद है, उनको ऋण नहीं दिया जाता था। जैसे किसान हैं, छोटे स्तर के उद्योगपति हैं या नए उद्यमी हैं, इनको बैंक ऋण नहीं दिया गया। इस प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण वांछनीय था, ताकि बैंकिंग क्षेत्र देश के नियोजित आर्थिक विकास की योजनाओं के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारण लिखा हुआ है नगरीय ग्रामीण असमानता मुद्दा। निजी क्षेत्र के बैंकों को अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी जो निजी बैंक थे, ये अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी गतिविधियां बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों और ज्यादातर महानगरीय शहरों तक सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में इस असमानता को दूर किया गया, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा सकें, बैंक से वो ऋण प्राप्त कर सकें। जरूरतमंद किसान हैं, छोटे उद्योगपति हैं, इनको भी ऋण मिल सके, क्योंकि जो निजी बैंक थे वो इन लोगों को ऋण देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में और जो छोटे शहर थे, उनमें ये अपनी शाखाएं भी नहीं खोलते थे। ये महानगरों और शहरों तक ही सीमित थे, क्योंकि वहां इन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। आगे बढ़ते हैं। अगला कारण लिखा है सेवा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुद्दा। राष्ट्रीयकरण के द्वारा वाणिज्यिक बैंक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेवा के मकसद को अपना उद्देश्य बनाएंगे। अगला कारण लिखा है समानता का मुद्दा। तो राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में वेतन में व्यापक असमानता को दूर किया गया। और अगला कारण है कर से जुड़ा मुद्दा। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने माना कि राष्ट्रीयकृत बैंक कर चोरी और काले धन की घटनाओं की जांच करेंगे। राष्ट्रीयकरण से पहले के सभी बैंक थोड़े से संपन्न औद्योगिक घरानों के नियंत्रण में थे। इन बैंकों में जमा पूंजी सही अर्थ में राष्ट्रीय पूंजी थी, जिससे देश के करोड़ों व्यक्तियों ने बनाकर बैंकों में जमा किया था। परंतु इस पूंजी का लाभ मुख्य रूप से बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही था। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय व्यापारिक बैंकों की साख नीति भेदभाव पर आधारित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की साख नीति में परिवर्तन हुआ और अब ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं की स्थापना करने के साथ कृषि कार्य के ऋण देने लगे। राष्ट्रीयकरण से सरकार ने बैंकों के लिए नियम बनाए, जिनके तहत एक निश्चित राशि उन्हें गरीब किसानों को बतौर कर्ज देनी ही पड़ती थी। यानी जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो जो बैंक थे वह ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने लगे और कृषि कार्य के लिए ऋण भी देने लगे। और राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ, सरकार ने बैंकों के लिए कुछ नियम बना दिए, जिसके तहत उन्हें गरीब किसानों को कर्ज देना ही पड़ता था, क्योंकि ऐसे नियम बना दिए गए थे राष्ट्रीयकरण के बाद। पहले तो ये दिलचस्पी नहीं दिखाते थे किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को ऋण देने में, लेकिन जब ऐसे नियम बना दिए गए तो उन्हें गरीब किसानों को कर्ज देना ही पड़ता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय न केवल बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई, वरन बैंकों की जमा राशि में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।
तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अगला टॉपिक लिखा है प्रीवी पर्स की समाप्ति। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति किस प्रकार की गई, चलिए पढ़ लेते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि प्रीवी पर्स क्या है, पहले इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो भारत में पूर्ववर्ती रियासतों के शासकों को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक भत्ता था, जो भारतीय संघ में उनके विलय के समझौते का हिस्सा था। यानी जो पूर्ववर्ती रियासतें थीं, भारत सरकार को उन्हें एक वार्षिक भत्ता देना पड़ता था, वही है प्रीवी पर्स। इसकी समाप्ति की गई है, इसी के बारे में लिखा है। आजादी के समय ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों में था, जिनमें से एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, जबकि दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य थे, जिन्हें देसी रियासत या रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजस्थान में भी तो रियासतें थीं, आप लोगों ने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा है, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजादी के समय ब्रिटिश भारत 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रियासतें थीं। इन्हें रजवाड़ा भी कहा जाता था और इन रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, जो देसी राजा थे। आगे लिखा है, राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या यूं कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। यानी कि जो देसी राजा थे, इन्होंने ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। आगे लिखा है, आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के अंत के साथ ही देसी रियासतें भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सभी 565 देसी रियासतें भारत से ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगी। ब्रिटिश राज्य का नजरिया यह था कि देसी रियासतें अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, और यह फैसला लेने का अधिकार रियासतों के राजाओं को दिया गया था। यानी कि जो रियासतें थीं, उनके राजा या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे या भारत में शामिल हो सकते थे या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते थे। ये फैसला छोड़ दिया गया था रियासतों के राजाओं पर। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय रियासती विभाग ने ज्यादातर रियासतों का भारत में विलय करने में सफलता हासिल कर ली थी, क्योंकि ये हिस्सा तो भारत का ही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय रियासती विभाग ने ज्यादातर जो रियासतें थी, इन्हें भारत में विलय कर लिया था। देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। यानी कि जो तत्कालीन शासक थे, उनके परिवार को निजी संपदा रखने का अधिकार भी होगा और सरकार द्वारा उन्हें कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों लाभ, अर्थात शासक को निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय किए गए थे कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार कितना है, राजस्व की मात्रा कितनी है और उस राज्य की क्षमता कितनी है। यानी जो भत्ता तय किया जाएगा वो उस राज्य के विस्तार, राजस्व की मात्रा और राज्य की क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बनने की संभावना है। प्रीवी पर्स के तहत उनका खजाना, महल और किले उनके ही अधिकार में रह गए। यही नहीं, उन्हें केंद्रीय कर, आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। अर्थात अब ये कर एकत्र नहीं कर पाते थे, साथ ही इन्हें कर देने की भी आवश्यकता नहीं थी। यानी ना तो इन्हें कर लेना पड़ता था और ना ही कर देना पड़ता था। उनके जो खजाने थे, महल, किले, वो सब उन्हीं के अधिकार में थे
बल्कि सरकार उन्हें भत्ता और दे रही थी। कुल मिलाकर इनकी शानो शौकत बरकरार थी। आगे बढ़ते हैं। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना भी नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता एवं अखंडता लक्ष्य ही प्रमुख था, तो इसकी कोई खास आलोचना नहीं की गई, क्योंकि एक मुख्य मकसद क्या था कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आगे लिखा है, बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। पंडित नेहरू ने कई बार इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। सन 1967 के चुनावों के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। श्रीमती गांधी के सलाहकार पीएन हक्सर का मानना था कि जिस देश में इतनी गरीबी हो, वहां के राजाओं को मिलने वाली ये सुविधाएं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती हैं। लोगों को उनके विचार सही लगे और लगने भी थे, क्योंकि जनता को कभी राजशाही मंजूर नहीं थी। तो लोगों को, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सलाहकार थे पीएन हक्सर, उनके विचार सही लगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने सन 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। यानी सरकार ने इसे खत्म करने का प्रयास तो किया, सन 1970 में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन यह राज्यसभा में मंजूर नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे सन 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे का उन्हें जन समर्थन भी मिला। श्रीमती गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी और फिर से नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं सरकारी धन का व्यर्थ व्यय का हवाला देते हुए संविधान में 26वां संशोधन 1971 करके, यानी 26वां संशोधन 1971, तो 26वां संशोधन करके प्री पर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने का कई पूर्व राजवंशों ने विरोध किया और विरोध करते हुए अदालतों में याचिका दायर की, परंतु अदालतों द्वारा सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार यह व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी जीत थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत की गणना विश्व समुदाय में एक शक्तिशाली, आधुनिक, समतावादी और न्यायप्रिय राष्ट्र के रूप में होने लगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रीवी पर्स को किस तरीके से समाप्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान सशक्तता की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। साथ ही नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी संविधान के भाग 4 का में स्थान दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 ईस्वी में सत्ता में आने के बाद संविधान में 43वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका को अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाया। साथ ही 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। और कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। इसका उद्देश्य समाज को अधिक समतावादी और न्याय संगत बनाना था।
लेसन होता है यहीं पर समाप्त। कितना अच्छा लेसन था। इसमें आपने इसरो के बारे में जाना, बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, प्रथम परमाणु परीक्षण के बारे में, हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के बारे में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में और प्रीवी पर्स की समाप्ति के बारे में। ये सब आप इस लेसन में पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है। जो क्लास 12th की बुक है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो लेसन है, इसमें भारत के विकास की यात्रा बताई गई है 1985 से 2004 तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि 15 प्रश्न बहुविकल्पी दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। आप लोग बताया कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएंगे। जब आप एक बार लिख देते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं भूलते। ना ही प्रश्न भूलते हैं, ना ही उत्तर भूलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इसरो की स्थापना कब हुई। दूसरा है, भारत के कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। शांति, मैत्री और सहयोग हेतु भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। ये सब कुछ आपने इसी लेसन में पढ़ा है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला दिया गया है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। अगला है, भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया। 7वां है, PL 480 किस देश में बना कानून है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी। आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। कुछ के उत्तर तो आपको देखकर ही आ गए होंगे, प्रश्न देखकर ही। 12वां है, वर्ष 2017-18 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन कितनी रही। 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और प्रीवी पर्स किस संविधान संशोधन द्वारा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।